हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहाँ प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th की कंप्लीट जो चैप्टर 7 है बायोलॉजी का, उसको देखेंगे। 1 से लेके आपको 6 पूरा कंप्लीट चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ा दिया गया। हालांकि 22 चैप्टर है, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जी हाँ, लगातार अभी आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन करके बनाया जाता है, थोड़ी सी उसको सेट करने के लिए थोड़ी सी समय उसमें वक्त जायज होता है। बट कोई बात नहीं, आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाने की, उसको देने की बस एक लगन होती है कि आपको अच्छे से हम प्रोवाइड कर पाएँ। और आपका चैप्टर 1 से लेके 6 तक आपको पूरा पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। आज है आपका चैप्टर नंबर 7 और पूरा जो है एक एक वीडियो में ही कंप्लीट है। देखिए, एक बार ऐसे पढ़ाएंगे, उसके बाद और बेहतरीन तरीके से और उसको विथ फिगर के साथ समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको लेटेस्ट वीडियो और अच्छे से आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। बस आपको अच्छे से बस आप पढ़ाई कीजिए अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी के साथ। तो जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 11th बायोलॉजी का, वो है जंतुओं की संरचनात्मक संघटना। जंतुओं की संरचनात्मक संघटना है आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जंतुओं में संरचनात्मक संघटना होती क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमेशन ये होता क्या है। ठीक है ना, तो जंतु जगत में एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी तक अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जो जंतु जगत होता है इसमें एक कोशिकी भी जीव होते हैं और बहुकोशिकी भी जीव, यानी कि अनेक जीव हमारे जंतु जगत में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जंतुओं में सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, जनन आदि एक ही कोशिका में संपन्न होती है। जंतु शरीर में केवल 4 आधारभूत प्रकार के ऊतक पाए। अगर जंतु के शरीर में देखें तो उसमें कितने होते हैं, केवल 4 ही प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला क्या आता है, तो पहला जो आता है प्यारे बच्चों पाया जाता है, वह पाया जाता है जंतु ऊतक। बोले तो एनिमल टिश्यूज, क्योंकि एनिमल मतलब क्या होता है जंतु, टिश्यूज मतलब क्या होता है ऊतक। तो पहला क्या आता है, जंतु ऊतक। ये जंतु ऊतक क्या होता है, तो सभी त्रिस्तरीय प्राणियों में भ्रूणीय परिवर्धन में 3 जनन स्तर बनते हैं, अर्थात एक्टोडर्म, मीसोडर्म तथा एंडोडर्म। इन्हीं स्तरों से वयस्क शरीर के समस्त ऊतक बनते हैं। और इन्हीं से अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी वयस्क शरीर के ऊतक बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। और कोशिका की संरचना और उसके कार्य के अनुसार यह हमारी क्या होती है, जंतु ऊतक बदलती रहती है। अगर ये मुख्य रूप से देखें तो इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। जो जंतु ऊतक होते हैं इनको संरचना एवं कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 प्रकार के भागों में बांटा गया। चलिए जानते हैं कौन कौन से वो भाग हैं। तो पहला जो होता है इसमें, वह होता है आपका प्यारे बच्चों उपकला ऊतक। पहला क्या आता है इसमें आपका उपकला ऊतक। दूसरा क्या आता है, संयोजी ऊतक। तीसरा क्या आता है, पेशी ऊतक। और चौथा क्या आता है, तंत्रिका ऊतक। तो ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं, हमारे 4 प्रकार के पाए जाते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो सबसे पहला यहाँ पे उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम टिश्यूज, ये उपकला ऊतक है क्या। तो इस ऊतक में एक मुख्य स्तर होता है। जो उपकला ऊतक होता है इसमें देखा जाए तो एक हमारा क्या पाया जाता है, मुख्य स्तर होता है, जो एक ओर तो देह तरल और दूसरी ओर से बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। अगर ये देखें तो जो उपकला ऊतक होता है, इस ऊतक में एक मुख्य स्तर होता है, जो एक ओर से देखा जाए तो देह तरल होता है और दूसरी ओर से क्या होता है, बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। और इस प्रकार देह के आवरण अथवा अस्तर का निर्माण करता है। उपकला ऊतक को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला किस में बांटा गया है, आच्छादन उपकला ऊतक। याद रखना, पहला क्या बांटा गया है, आच्छादन उपकला ऊतक, और दूसरा बांटा गया है आपका ग्रंथिल ऊतक। तो उपकला ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, हम लोग जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया था, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। फिर इसमें पहला आया उपकला, तो उपकला को जो है इसको 2 भागों में बांटे हैं, आच्छादन उपकला ऊतक और दूसरा हमारा क्या है, ग्रंथिल ऊतक।
तो इसको कितने भागों में बांटे? 2, यानी कवर्निंग एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है आपका ग्रैंडुलर टिश्यूज, ठीक है ना, जिसको 2 भागों में बांटे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आच्छादन उपकला ऊतक होता क्या है। तो यह एक या एक से अधिक स्तरों में पाई जाती है। कितने स्तरों में पाई जाती है? तो यह एक या एक से अधिक स्तरों में पाई जाती है। यह त्वचा का बाहरी स्तर ठोस अंतरांगों जैसे विक्रो, जिह्वा, तिल्ली इत्यादि से हमारा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आच्छादन उपकला ऊतक के अंतर्गत आता है। अगर इसका देखें तो इसका बाहरी स्तर तथा खोखले अंतरांगों जैसे श्वासनाल, आहार नाल, रुधिर वाहिनियां आंतरिक एवं बाहरी दोनों स्तरों का निर्माण करती है। और संरचना एवं कार्य के आधार पर आच्छादन उपकला को भी कितने भागों में बांटे हैं? 2 प्रकार से बांटा गया है। मतलब कि अभी उपकला ऊतक देखें तो उपकला ऊतक 2 प्रकार बांटे, फिर उसमें एक आच्छादन उपकला ऊतक है। तो अब आच्छादन उपकला ऊतक को भी कितने भागों में बांटे प्यारे बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। पहला किस में बांटे हैं? तो पहला जो बांटा गया है वो बांटा गया आपका सरल या साधारण उपकला। पहला किसमें बांटे हैं? सरल या साधारण उपकला। और दूसरा वो बांटा गया संयुक्त उपकला। तो पहला है सरल या साधारण उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। तो सबसे पहले देखते हैं सरल या साधारण उपकला। तो सरल या साधारण उपकला क्या होता है? सरल उपकला एक स्तर की बनी होती है। जो सरल उपकला होती है वो एक ही स्तर की बनी होती है तथा यह ऐसी सतहों पर पाई जाती है जहां अवशोषण, श्रावण आदि महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे कहाँ पाई जाती है? देह गुहा, वाहिनियों और नलिका का स्तर में पाई जाती है। और यह देखें तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला होता है प्यारे बच्चों सल्की उपकला। पहला क्या होता है? सल्की उपकला। दूसरा आपका पाया जाता है आपका घनाकार उपकला। और दूसरा पाया जाता है आपका स्तंभाकार उपकला। और तीसरा पाया जाता है आपका स्यूडो स्तरित स्तंभाकार उपकला। तो ये कितने भागों में बांटा गया? 4 प्रकार के। अब आता है दूसरा संयुक्त उपकला। ये संयुक्त उपकला क्या होती है? यह एक से अधिक कोशिका स्तरों की बनी होती है और इस श्रावण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित होती है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों का रक्षा करना होता है। इसका सिर्फ एक ही कार्य होता है। वो क्या कार्य होता है? रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबल जितने होते हैं उनके क्या करना होता है? रक्षा करना होता है। अगर ये देखें तो इसको 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला किसमें? स्त्रित उपकला और दूसरा अंतर्वर्ती उपकला। तो पहला है स्त्रित उपकला और दूसरा है, अब पहला है इसमें स्त्रित उपकला। तो ये स्त्रित उपकला क्या होती है? तो इसको हम लोग देखें तो ये हमारे 4 प्रकार में बांटा गया है। स्त्रित सल्की उपकला, स्त्रित घनाकार उपकला, स्त्रित स्तंभाकार उपकला और स्त्रित रोमाभी स्तंभाकार उपकला। तो इसको मैंने प्यारे बच्चों 4 भागों में बांट रखा है, ठीक है ना। अब दूसरा आता है आपका अंतर्वर्ती उपकला। ये अंतर्वर्ती उपकला क्या होती है? तो इस ऊतक को बनने वाली या बनाने वाली कोशिकाएं 3 से 4 स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। और इस ऊतक को बनाने वाली जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो कितनी होती है? 3 से 4 स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। यह लचीली एवं जल के लिए अपारगम्य होती है और यह उन अंगों का स्तर बनाती है जो जल रोधी हो एवं प्रसार सहने की क्षमता रखती है। अब आता है आपका प्यारे बच्चों ग्रंथिल ऊतक। ग्रंथिल ऊतक क्या है? तो कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रावण की विशेषता होती है। कुछ जो हमारी क्या होती है स्तंभाकार और घनाकार कोशिका होती है उसमें श्रावण की क्या होती है? विशेषता होती है। और ऐसी उपकला को ग्रंथिल उपकला कहा जाता है। और यही जो उपकला होती है उसे ही प्यारे बच्चों ग्रंथिल उपकला का नाम दिया गया है। इसे 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। और इसे किसमें समूह में बांटा गया है? तो इसको कुल 2 समूहों में बांटा गया है। एक कोश की जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती है जैसे आपका आहार नाल की कलश कोशिका तथा बहुकोश की, जो कि हमारे 2 समूह बांटा गया। पहला एक कोश की, दूसरा बहुकोश की। तो बहुकोश की जो कोशिकाओं के पुंज का बना होता है श्रावण वृद्धि के आधार पर स्रावी ग्रंथि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होती है? एपोक्राइन। एपोक्राइन क्या होती है? तो इसमें स्रावी पदार्थ कोशिकाओं के शिखर भाग में एकत्रित होता है। फिर इन कोशिकाओं का शीर्ष भाग पृथक स्राव
के रूप में निकल जाता है, जैसे कि स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो आपके एपोक्राइन के उदाहरण हो सकती हैं अच्छे से। दूसरा आता है प्यारे बच्चों मीरोक्राइन। दूसरा क्या आता है आपका मीरोक्राइन। तो इस प्रकार की ग्रंथि कोशिकाओं को स्रावी पदार्थ रिस रिस कर बाहर निकलता है। जो इस प्रकार की ग्रंथि होती है, इस प्रकार की ग्रंथि कोशिकाओं तो जो स्रावी पदार्थ होता है वो क्या होता है, रिस रिस कर निकलता रहता है। जैसे हमारे चूसक जो कोशिकाएं होती हैं वह सभी मीरोक्राइन के प्यारे बच्चों उदाहरण होती है। दूसरा आता है आपका हीलोक्राइन। तो हीलोक्राइन में देखें तो इस प्रकार की ग्रंथि कोशिका स्राव पदार्थ से पूर्ण भर जाने के बाद पूरी कोशिका स्रावी के रूप में पृथक रहती हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या है, तो आपकी तेल ग्रंथि, जो तेल ग्रंथि है प्यारे बच्चों, इसका एक प्यारा सा आपका उदाहरण है। अब आपका आता है उपकला ऊतक के कार्य। अब क्या आता है उपकला ऊतक के कार्य। तो उपकला ऊतक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, उपकला मुख्यतः अंतरांगों का सुरक्षा कवच है। जो उपकला ऊतक होता है यह मुख्यतः जो अंतरांग होते हैं इनका क्या होता है, सुरक्षा कवच है। यह संवहन का कार्य भी करती है। और यह किसका कार्य करती है, संवहन का कार्य करती है। यह ग्रंथियों के श्रावण का कार्य करती है। और यह किसकी कार्य करती है, ग्रंथि का जो श्रावण होता है उसका भी क्या करती है, वर्क करती है। यह उत्सर्जी अंगों में उत्सर्जन का कार्य करती है। और यह जो उत्सर्जी अंग होते हैं उसमें उत्सर्जन का भी हमारी उपकला ऊतक कार्य करती है। अब पांचवा आता है देखिए पॉइंट में, तो यह खोखले अंगों में तरल पदार्थों के मध्य श्लेष्म संवहन का भी कार्य करती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कार्य रहे, ठीक है। अब आपका आता है प्यारे बच्चों संयोजी ऊतक। अब क्या आता है, संयोजी ऊतक। तो इसको जानते हैं हम लोग कि ये कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, संयोजी ऊतक क्या है, तो उच्च श्रेणी के जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। तो जो संयोजी ऊतक होता है अगर इसका देखें तो यह जो उच्च श्रेणी के जटिल प्राणी के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत और विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। जितने भी आपके प्यारे बच्चों उच्च श्रेणी के जटिल प्राणी होते हैं उसमें संयोजी ऊतक आपको कनेक्टिव टिश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। संयोजी ऊतक का मतलब शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़े रखना तथा आलंबन प्रदान करना है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे कि उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक आदि इसके प्यारे से उदाहरण हैं। अब आता है प्यारे बच्चों संयोजी ऊतक के प्रकार। तो संयोजी ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला किसमें बांटा गया है, ढीला संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक, तीसरा विशिष्ट संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक को निम्नलिखित 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है ना। तो ये ढीला संयोजी ऊतक क्या होता है, फिर देखेंगे सघन संयोजी ऊतक क्या होता है, फिर देखेंगे विशिष्ट संयोजी ऊतक क्या होता है। तो इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखते हैं ढीला संयोजी ऊतक ये क्या होता है आपका। तो ढीले या शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे के अर्ध तरल आधारित पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं, जैसे कि त्वचा, गर्तिका ऊतक तथा वसा ऊतक जो होते हैं प्यारे बच्चों। यह ढीला संयोजी ऊतक के क्या है प्यारे से उदाहरण है। क्या है यह देखें तो यह निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, श्वेत कुजैनन तंतु, दूसरा पीला प्रत्यास्थ तंतु, और जो और नेक्स्ट होता है वो जाइलम तंतु होती है। और यह हमारी निम्नलिखित प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मातृकोशिकाएं, जलावत तंतु, मैक्रोफेज अथवा हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा कोशिकाएं तथा लसिका कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं, रंजक कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं। तो जो जलावत तंतु होती है वह देखा जाए तो निम्नलिखित हमारी कितने प्रकार की होती है, लगभग से प्यारे बच्चों इसे वो 7 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है ना। अब आता है आपका सघन संयोजी ऊतक। तो सघन संयोजी ऊतक क्या होता है, सघन संयोजी तंतुओं में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं द्विघात साथे व्यवस्थित रहते हैं। अविन्यासी के आधार पर सघन संयोजी ऊतक को अगर देखा जाए तो हम लोग
सघन नियमित संयोजी ऊतक और सघन अनियमित संयोजी ऊतक में विभाजित किया गया है। सघन अनियमित संयोजी ऊतक में तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं। जो सघन अनियमित संयोजी ऊतक होते हैं इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें प्यारे बच्चों आपके तंतु तथा तंतु कोरक दोनों के दोनों प्यारे बच्चों इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना। और यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। और जो यह ऊतक होता है कहाँ पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। सीधा बता देना यह ऊतक कहाँ, मान लो ऑब्जेक्टिव बन गया तो सीधा बता देना है कि यह त्वचा में पाए जाने वाला प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, ऊतक होता है। क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको क्लियर करके जाइए, क्योंकि आपको बेहतर से बेहतर करके वहाँ पे आना है। ठीक है ना। और जब बेहतर से बेहतर करके आएंगे तो आपको ज़्यादातर वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर बातें समझने का, हर एक चीज़ सही ढंग से करने का आपको वहाँ पे सही रहेगा। ठीक है ना। तो पहला कौन सा होता है, तो पहला जो होता है प्यारे बच्चों वह आपका इसमें होता है श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक। पहला क्या होता है, श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक। दूसरा होता है पीला प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखेंगे श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक क्या होता है, और फिर देखेंगे पीला प्रत्यास्थ तंतु में ऊतक। लेकिन ये प्यारे बच्चों आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो तीसरा जो आता है वो आता है आपका विशिष्ट संयोजी ऊतक। तो यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, वसी ऊतक। पहला क्या होता है, वसी ऊतक। तो इस ऊतक में बड़ी बड़ी गोल अथवा अंडाकार वसा कोशिकाएं मिलती हैं। पहला कौन सा आता है आपका, वसी ऊतक आता है। तो इस ऊतक में बड़ी बड़ी गोल अथवा अंडाकार वसा कोशिकाएं मिलती हैं। इसे ग्लोब्यूल कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, ग्लोब्यूल कहा जाता है। कोलेजन तथा इलास्टिन तंतु कम मिलते हैं, और यह ऊतक त्वचा के नीचे मिलता है। और जो यह ऊतक होता है कहाँ मिलता है, यह आपके ऊतक त्वचा के नीचे मिलता है। वसी ऊतक के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, ऊर्जा उत्पादन। दूसरा क्या है, तापरोधक स्तर बनाना। तीसरा क्या है, शरीर को आकार प्रदान करना। तीसरा क्या है आपका जो चौथा है, अंगों को आकस्मिक धक्के अथवा खिंचाव से बचाना। तो जो ऊर्जा उत्पादन देखें तो प्रोटीन्स एवं कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से 2 गुनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखें तो इसमें अगर देखें तो आपका आता है श्लेष्मी ऊतक, और दूसरा होता है जालिका में संयोजी ऊतक। ठीक है ना। और इसमें चौथा जो आता है वो आता है कंकाली ऊतक। तो कंकाली ऊतक देखें तो कशेरुकी जंतुओं में कंकाल मिलता है जो उन्हें आकार तथा दृढ़ता प्रदान करता है। यह ऊतक देखें तो यह अग्र 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, उपास्थि। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों, वह उपास्थ के रूप में होता है। तो उपास्थ के आधार पर पदार्थ या मैट्रिक्स को कोड्रीन कहते हैं। मैट्रिक्स का स्राव करने वाली कोशिकाओं को कोडोब्लास्ट कहते हैं। इसमें जैसे कि कोंड्राइटिन सल्फेट, केरेटिन सल्फेट तथा हाइलुरोनिक अम्ल पाए जाते हैं। उपास्थियां देखिए तो यह प्यारे बच्चों आपकी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है हाइलाइन या प्रभासी ऊतक। दूसरा क्या होती है, कैल्सिफाइड उपास्थि। तीसरा क्या होता है, श्वेत तंतु में उपास्थि। और चौथा देखिए तो लचीली उपास्थि। तो ये कितने प्रकार की होती है, ये 4 प्रकार की आपकी होती हैं। अब आता है प्यारे बच्चों आपका बोन बोले तो अस्थि। ये बोन अस्थि क्या होती है, तो अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक होता है। जो अस्थि होती है यह खनिज ठोस क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। इसका आघात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है। और जो इसका आधात्री कोलेजन होता है वो तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। और यह अस्थि को क्या करता है, बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर की मुख्य ऊतक है जो कि शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। और यही क्या करता है, जो शरीर का कोमल अंग होते हैं
उनका संरचनात्मक प्यारे बच्चों ढांचा तैयार करता है। इसमें 35% कार्बनिक पदार्थ, 65% अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें 35% क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, और 65% क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ में मुख्यतः ओसीन प्रोटीन होता है। अस्थि का अकार्बनिक पदार्थ हाइड्रोक्सी एपेटाइट नामक यौगिक होता है। और अस्थियों में अस्थिमज्जा भी भरी होती है। और अस्थियों में ही क्या भरी होती है, तो जो अस्थिमज्जा होती है इसमें ही भरी होती है। बात क्लियर हुई। यदि हड्डी को पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी KOH के घोल में रख दें तो इसके पेशी तंतु घुल जाते हैं, किंतु हड्डी अप्रभावी रहती यानी कि यह घुलती नहीं और साफ दिखाई देने लगती है। अब बात आती है अस्थि बोले तो हड्डी की संरचना। हेडिंग क्या डालेंगे, हड्डी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। संरचनात्मक अध्ययन के लिए हाथ या पैर की एक लंबी अस्थि को सर्वप्रथम डीकैल्सिफाई कर लेते हैं। डीकैल्सिफाई कहाँ करते हैं, KOH में डाल देते, वो घुल के हो जाती है, तो उसमें जो आपका पेशी तंतु घुल जाते हैं और हड्डी बहुत ही साफ दिखाई देने लगती है। लंबी अस्थि का मध्य भाग दंड कहलाता है। जो लंबी अस्थि का मध्य भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दंड कहते हैं, तथा इसके घोल सिरे एपीफाइसिस कहलाते हैं। जो इसके घोल सिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एपीफाइसिस कहलाते हैं। दंड भाग अंदर से खोखला होता है। जो दंड भाग होता है वो क्या होता है, अंदर से आपका खोखला होता है, जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। और इसे ही प्यारे बच्चों मज्जा गुहा का नाम दिया गया है। मज्जा गुहा के चारों ओर एक कोश की आवरण होता है जिसे अंतराद्वंद कहते हैं। और इसी एक कोश की आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराद्वंद कहा जाता है। अस्थि का बाहरी सतह पेरियोसिस्टम नामक दृढ़ झिल्ली से ढका रहता है। और जो अस्थि का बाहरी सतह होता है वह पेरियोसिस्टियम नामक दृढ़ झिल्ली से क्या होता है, आपका ढका रहता है। तीसरा जो आता है वो आता है आपका दंत धातु या डेंटाइल। तो दंत धातु या डेंटाइल क्या होता है, यह दांत का बाहरी भाग होता है। जो दंत धातु या डेंटाइल होता है यह दांत का क्या होता है, बाहरी भाग होता है, जो मुख्य गुहा में इनेमल से तथा जबड़े में सीमेंट से ढका रहता है। यह मुख्य रूप से गुहा में किसमें, इनेमल से, और जबड़े में किससे, सीमेंट से ढका रहता है। यह 70% खनिज का बना होता है। यह भी मीसेनकाइमा कोशिकाओं से बनता है। और ये किससे बनता है, तो जो मीसेनकाइमा होती है उस कोशिकाओं से हमारा यह बना रहता है। अब इसमें आता है आपका तरल संयोजी ऊतक। तो तरल संयोजी ऊतक क्या होता है, तो अगर तरल संयोजी ऊतक की बात करें तो तरल संयोजी ऊतक का तरल भाग प्लाज्मा होता है। जो तरल संयोजी ऊतक का तरल भाग होता है वो क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है। इसमें रुधिर कणिकाएं मिलती हैं। यह शरीर के विभिन्न भागों में वाहिकाओं से भ्रमण करता है। अब आता है प्यारे बच्चों आपका रुधिर बोले तो ब्लड। ये रुधिर क्या है, रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है। जो रुधिर होता है तरल संयोजी ऊतक होता है, जिससे जीव द्रव्य लाल रुधिर कणिकाओं RBC, श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC। लाल रुधिर कणिकाओं का नाम क्या है, RBC, और श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या है, WBC, तथा पट्टिकाणु पाए जाते हैं। यह क्षारी यानी कि इसका pH मान कितना होता है, 7.3 से लेके 7.4, तथा अपारदर्शी होता है। शरीर के भार का 7 से 8% क्या होता है, रुधिर होता है। रुधिर के दो भाग होते हैं, पहला क्या होता है प्लाज्मा, दूसरा होती है कणिकाएं। और कणिकाएं एक लाल रुधिर और दूसरी सफेद रुधिर कणिकाएं। और रुधिर कणिकाएं आपके देखिए तो यह निम्नलिखित प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहले क्या होती है लाल रुधिर कणिकाएं RBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC, और एक होती रुधिर प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स। बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो उनके अंदर रक्त का बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण उनको अनेक सारी बीमारी घेर लेती है। घाव के समय रुधिर का थक्का जमने के लिए इनमें फाइब्रिनेजोनिन प्रोटीन बनती है, जो रक्त के स्राव को क्या करती है, रोकती है। अब आती है प्यारे बच्चों आपकी लसिका। क्या आती है, लसिका।
तो धमनी कोशिकाओं की पतली भित्तियों से विसरित द्रव को लसिका कहते हैं। जो धमनी कोशिकाओं से पतली भित्तियों से जो विसरित द्रव होती है उसे क्या नाम दिया गया है प्यारे बच्चों? लसिका का नाम दिया गया है। यह रंगहीन होता है। इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं तथा उत्सर्जी पदार्थ भी मिलते हैं और इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं के साथ साथ उत्सर्जी पदार्थ मिलते हैं। यह शरीर की रक्षा का कार्य करती है। और ये किसकी कार्य करती है? जो शरीर की रक्षा होती है उसका कार्य करती है। अगली आती है आपकी प्यारे बच्चों पेशी ऊतक। क्या आती है? पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यूज। तो पेशी ऊतक भ्रूण के मीसोडर्म से विकसित होता है। इसी ऊतक के द्वारा बहुकोशिकीय जंतुओं में प्रचलन तथा अंगों में गति होती है। पेशी ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला आपका आता है आरेखित पेशी ऊतक। तो यह अनैच्छिक पेशी ऊतक होता है। यह पेशियां कार्यकी व वातावरण के अनुसार संकुचित होती हैं। ये पेशियां कंकाल से संबंधित नहीं होती। इन्हें विसरल पेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां आहार नाल, श्वास नली, गर्भाशय, पित्ताशय, रुधिर वाहिनी, शिश्वन आदि में मिलती हैं। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा एक्टिव मीसोसिन प्रोटीन के समान पेशी तंतु भी इसमें देखा जाए प्यारे बच्चों मिलते हैं। अगली आती है रेक्तिका या रेक्तिक पेशी ऊतक। तो ये पेशियां अंगों में इच्छानुसार गति को नियंत्रित करती हैं। इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। ये पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं, जैसे हाथ, पैर व शरीर को संचालित करने के कारण इन्हें कंकालीय पेशी अथवा दैहिक पेशी भी कहा जाता है। अगला आता है हृदय पेशी ऊतक। तो यह एक संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में ही पाया जाता है। हृदय पेशी ऊतक की कोशिकाएं केशिका संधियों द्वारा द्रव्य कला से एक रूप होकर चिपटी रहती हैं। ठीक है। अब आपका आता है तंत्रिका ऊतक। अब क्या आता है प्यारे बच्चों? आपका तंत्रिका ऊतक। ये तंत्रिका ऊतक क्या है इसकी डिटेल देखते हैं। तो तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं होती हैं जो तंत्रिका तंत्र की संरचना संचार इकाई है। तंत्रिका ऊतक भ्रूणीय एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका ऊतक में यह 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली क्या होती है? उत्तेजक कोशिका, दूसरी होती है न्यूरॉन। और उत्तेजक कोशिका में जैसे क्या होता है आपका न्यूरॉन जो होता है, यह उत्तेजक कोशिका की क्या होती है? उदाहरण होती है, जो कि तंत्रिका ऊतक के 2 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती है? उत्तेजक कोशिका। दूसरी होती है अनुत्तेजक कोशिका। अनुत्तेजक कोशिका जैसे न्यूरोग्लिया तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र की श्वास कोशिकाएं इत्यादि जितनी भी होती हैं। ठीक है। अब आपका आता है अंग तंत्र, अंग तंत्र। तो अगर इसको देखा जाए तो बहुकोशिकीय प्राणियों में उपर्युक्त वर्णित ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। इस तरह संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने एवं कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए हृदय में चारों तरह के ऊतक होते हैं। जैसे कौन कौन से? बहुत सारे होते हैं। अब आता है आपका कॉकरोच। बोले तो तिलचट्टा। तो कॉकरोच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर एवं संघ आर्थ्रोपोडा वर्ग के इनसेक्टा का प्राणी है। इसका आकार उसे 4.5 सेंटीमीटर लंबा। इसका आकार कितना होता है? 3 से 4.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये रात्रिचर होते हैं। ये रात्रि को ही यानी रात में चलते हैं और सर्वभक्षी प्राणी होते हैं। जो पाए वो खा लिए। नम जगह पर यह मिलते हैं। ये मनुष्यों को घरों में रहकर अनेक प्रकार के रोगों के वाहक का कार्य करते हैं। यानी कि मनुष्यों के घर में रहते हैं। अगर तिलचट्टा कॉकरोच है तो बहुत सारे आपके अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। भारतवर्ष में
तिलचट्टे की 4 सामान्य प्रजातियां पाई जाती। पहली क्या पाई जाती है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, दूसरी पेरीप्लेनेटा ऑस्ट्रेलिसाई, दूसरी ब्लाटा ओरिएंटलिस और एवं ब्लाटेला जर्मेनिका। अब आपका आता है इसका बाह्य आराकी आकार के, यानी कि इसकी बाह्य संरचना कैसी होती है, इसकी बाह्य आकार कैसा होता है। तो सामान्य वयस्क काकरोच जाति पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना 34 से 53 mm लंबा, पृष्ठ अधर तल की ओर चपटा, द्विपार्श्व सममित तथा पंखों वाली प्राणी होती है। पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े हुए होते हैं। काकरोच का शरीर मुख्य रूप से 2 खंडों में बटा होता है तथा इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला क्या होता है? सिर होता है, हेड होता है, दूसरा वक्ष होता है, अगला होता है उदर। इसका पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल से ढका होता है। अब आपका आता है संवेदी अंग। तो कॉकरोच में मुख्य प्रकार से 2 प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। कौन कौन संवेदी अंग पाए जाते हैं? पहला होता है संयुक्त नेत्र, दूसरा होती है संवेदिकाएं। तो संयुक्त नेत्र की बात करें तो कॉकरोच में सिर के अग्रभाग के पार्श्व में दोनों ओर 2 काले संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र अनेक दृष्टि एककों से निर्मित होता है जिन्हें नेत्राशक कहते हैं। प्रत्येक नेत्राशक एक स्वतंत्र इकाई की तरह कार्य करता है, अर्थात जो वस्तु उसके सामने होती है उसका प्रतिबिंब यह तुरंत क्या करता है? बना लेता है। और अगला आता है संवेदिकाएं। तो ये रूपांतरित उपत्वची संरचना है जो शरीर के विभिन्न भागों में व्यवस्थित होती है, जैसे कि स्पर्श संवेदिकाएं पूरे शरीर पर होती हैं, घ्राण संवेदिकाएं एंटीनी तथा पैल्स पर होती हैं, स्वाद संवेदिकाएं और प्रथम मैगजीरी तथा लीबियम पैल्स पर स्थित होती हैं, और अगला होती है श्रवण संवेदिकाएं जो कि गुच्छिकाओं के आधार पर होती हैं। अब बात आती है इसमें जनन तंत्र की। तो कॉकरोच एक लिंगी होता है तथा दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जनन अंग होता है, और इसमें जनन अंग एक जोड़ी पाया जाता है। ठीक है ना। और यह मेरे प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर 7 समाप्त होता है। हर एक पीडीएफ और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पे प्यारे बच्चों ये आपका कंप्लीट है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से क्रिएट होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।